तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS की नई 2025 की रिपोर्ट का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में जो पिछले कुछ समय से एक ऐतिहासिक कूटनीतिक तनाव चल रहा था, अब वो कैसे एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये कूटनीतिक घर्षण से लेकर रिकवरी तक की एक पूरी कहानी है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस बेहद अहम दस्तावेज को डीकोड करते हैं। अब इस अभूतपूर्व भू राजनीतिक बदलाव को पूरी तरह से समझने के लिए हम अपना ध्यान इन 6 मुख्य बातों पर केंद्रित करेंगे। हम CSIS के राष्ट्रीय सुरक्षा आकलन से शुरुआत करेंगे, ट्रूडो युग के ऐतिहासिक तनाव को समझेंगे, चरमपंथ और शांतिपूर्ण विरोध के बीच के अंतर को जानेंगे, विदेशी हस्तक्षेप के अहम वर्गीकरणों की तुलना करेंगे, कार्नी के कूटनीतिक रीसेट को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे ये सुरक्षा नीतियां आर्थिक विकास को रफ्तार दे रही हैं। पहला भाग है CSIS का राष्ट्रीय सुरक्षा आकलन। आइए देखते हैं कि कैसे ऑटोवा का ये नया सुरक्षा रुख पूरी कहानी की नींव रखता है। देखिए, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है CBKE यानी कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स नाम के पदनाम की औपचारिक शुरुआत। एक विश्लेषक के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये रातों रात हुआ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये इस बात की बहुत बड़ी और स्पष्ट स्वीकृति है कि ये विशिष्ट गुट कनाडाई हितों के लिए असल में कितना बड़ा हिंसक खतरा बन चुका है। और ये काम कैसे करते हैं? बहुत ही चालाकी से। रिपोर्ट में उनकी पूरी रणनीति का खुलासा किया गया है। ये लोग मासूम नागरिकों और वैध संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। भोले भाले लोगों से धर्म या समुदाय के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर उसी पैसे को चुपचाप विदेशों में, मुख्य रूप से भारत में, हिंसक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए लगा दिया जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा धोखा है। दूसरा भाग है ऐतिहासिक तनाव और ट्रूडो का युग। मौजूदा हालात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। इस तनाव की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। हमें 1985 की उस खौफनाक एयर इंडिया फ्लाइट 182 बमबारी को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें 329 मासूम लोगों की जान गई थी। वो कनाडाई इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और उसके गहरे घाव आज के सुरक्षा आकलनों में भी साफ दिखाई देते हैं। फिर 2023 में हमने हरदीप सिंह निज्जर विवाद देखा, जिसने दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को एकदम निचले स्तर पर ला खड़ा किया। और अब 2025 में आखिरकार CBKE को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया है। अगर हम पिछली और मौजूदा सरकारों के काम करने के तरीके को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो एक बहुत ही साफ बदलाव नजर आता है। ट्रूडो के समय में कूटनीतिक गिरावट आई, राजनयिकों को निकाला गया और उन पर घरेलू वोट बैंक की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगे। लेकिन इसके ठीक उलट कार्नी प्रशासन ने आते ही एक कूटनीतिक रीसेट बटन दबा दिया है। अब फोकस घरेलू राजनीति से हटकर रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग पर आ गया है। तीसरा भाग चरमपंथ बनाम शांतिपूर्ण असहमति की परिभाषा। आइए समझते हैं कि कनाडाई खुफिया एजेंसियां इन दोनों के बीच कानूनी लकीर कैसे खींचती हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि फ्री स्पीच और राष्ट्रीय खतरे के बीच की सीमा क्या है। इस रिपोर्ट ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह से सुरक्षित है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात हिंसक गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने या हिंसा भड़काने की आती है, तो वो एक स्पष्ट रेड लाइन पार कर जाता है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रिपोर्ट व्यापक और शांतिपूर्ण कनाडाई सिख समुदाय को उन मुट्ठीभर हिंसक गुटों से बिल्कुल अलग करती है। नई दिल्ली लंबे समय से यही बात कह रही थी। इस स्पष्टता से पूरे प्रवासी समुदाय पर बेवजह कोई दाग नहीं लगता और जो असली खतरा है, सिर्फ उन पर ही ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। चौथा भाग विदेशी हस्तक्षेप के वर्गीकरणों की तुलना। और ध्यान दीजिएगा, ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा है। जब हम मैक्रो स्तर पर खुफिया परिदृश्य को देखते हैं तो ग्लोबल पावर्स के बीच एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ चीन है, जिसका मुख्य काम है आर्थिक जासूसी करना, जैसे लिंक्डइन या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर नकली नौकरियों के विज्ञापन देकर लोगों को फंसाना। दूसरी तरफ रूस और ईरान है, जो आम जासूसी करते हैं। लेकिन भारत का मामला इनसे बिल्कुल अलग बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक जासूसी करना नहीं है, बल्कि अपनी घरेलू स्थिरता के लिए पैदा हुए खतरों यानी सीधा सीधा अलगाववाद का मुकाबला करना है। दोनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क है।
हालांकि एक विश्लेषक के तौर पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। CSIS का ये दस्तावेज भारत पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कनाडा के भीतर अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी सीमा पार दमन का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें राजनेताओं के साथ गुप्त संबंध बनाना, पत्रकारों से संपर्क साधना और निगरानी जैसी रणनीतियां शामिल बताई गई हैं। तो तस्वीर पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। 5वां भाग है कार्नी का कूटनीतिक रीसेट। आइए देखते हैं कि कैसे नया प्रशासन इस जमी हुई बर्फ को पिघलाने में लगा हुआ है। इतने बड़े ऐतिहासिक घर्षण से बाहर आना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए बेहद सधे हुए कदमों की जरूरत होती है। पहला कदम, कनाडाई खुफिया एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया। दूसरा कदम, दोनों देशों ने कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारी स्थापित करने पर सहमति जताई। और तीसरा, उच्च स्तरीय कूटनीतिक यात्राएं फिर से शुरू हो रही हैं। ये कदम मिलकर उस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अब आखिरी भाग, कैसे ये सुरक्षा नीतियां आर्थिक विकास को रफ्तार दे रही हैं। जब ऊपर के स्तर पर सुरक्षा सुधरती है तो जमीनी स्तर पर क्या होता है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 34,000 करोड़ रुपए, ये एक मेगा यूरेनियम सौदा है। ये इस बात का बिल्कुल पक्का और तत्काल सबूत है कि जब दो देश अपने सुरक्षा विवादों को सुलझा लेते हैं तो व्यापार और पैसे के कितने बड़े रास्ते अचानक से खुल जाते हैं। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ये $50 बिलियन का जो द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य रखा गया है वो कोई छोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को एक पेज पर लाने से कितनी जबरदस्त आर्थिक गति पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब ये है कि एक स्थिर सुरक्षा माहौल सबसे बड़े उत्प्रेरक का काम करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में कनाडा जाने वाला आगामी विशाल भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब विश्वास बहाल होता है तो व्यापार अपने आप पटरी पर आ जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके खड़े होते हैं। क्या कनाडा का ये नया सिक्योरिटी फर्स्ट यानी सुरक्षा प्रथम ढांचा इतना मजबूत है कि वो भविष्य के आर्थिक सहयोग को पुरानी भू राजनीतिक दरारों से हमेशा के लिए बचाकर रख सके? क्या ये कूटनीतिक घर्षण से एक स्थायी फ्यूजन की शुरुआत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।